धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है तथा इसके सहायक जैसे बैंक, यातायात आदि इसमें शामिल हो जाते हैं तो इसे वाणिज्य कहते हैं। किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की उनके उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंध रखता है, वाणिज्य कहलाता है। वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे सामान, सेवा, सूचना या धन का दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाओं के बीच सौदा किया जाता है। वाणिज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य वाहक है, या हम कह सकते हैं धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य वाणिज्य कहलाता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की कई आवश्यकताएं होती हैं। उनको प्राप्त करने के लिए वह आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इनमें से कुछ वस्तुएं तो वह स्वयं बना लेता है और अधिकांश वस्तुएं उसे बाजार से मोल खरीदनी पड़ती हैं। वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है और इस धन को प्राप्त करने के लिए या तो वह दूसरों की सेवा करता है अथवा ऐसी वस्तुएं तैयार करता है या क्रय विक्रय करता है जो दूसरों के लिए उपयोगी होती हैं। वस्तुओं का रूप बदलकर उनको अधिक उपयोगी बनाने का कार्य उद्योग कहलाता है। वाणिज्य में वे सब कार्य सम्मिलित रहते हैं जो वस्तुओं के क्रय विक्रय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। जो व्यक्ति वाणिज्य संबंधी कोई कार्य करता है उसे वणिक कहते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्य के अंग की। वाणिज्य के दो प्रधान अंग हैं, दुकानदारी और व्यापार। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी एक स्थान या दुकान से होता है तब उस संबंध के सब कार्य दुकानदारी के अंतर्गत आते हैं। जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचकर विक्रय किया जाता है तब उस संबंध के सारे कार्य व्यापार के अंतर्गत आते हैं। देशी व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय एक ही देश में होता है। विदेशी व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय दूसरों देशों के साथ होता है। बड़े पैमाने पर दूर दूर के देशों से व्यापार के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है जो सम्मिलित पूंजीवादी कंपनियों और वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा होती है और इनसे प्राप्त की जाती है। संसार के भिन्न भिन्न देशों में संसार व्यापी वाणिज्य में लगे हुए लोग ने मिलकर प्रत्येक देशों में वाणिज्य मंडलों की स्थापना कर ली है। इन मंडलों का प्रधान कार्य देश के वाणिज्य हितों की सम्मिलित रूप से रक्षा करना और सरकार द्वारा रक्षा करना है। वाणिज्य संबंधी कार्यों का उचित रूप से नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक देश जो कानून बनाती है वो वाणिज्य विधि कहलाती है। वाणिज्य में सफलता प्राप्त करने के लिए वणिक को विक्रय कला का व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। उसे हिसाब रखने की पद्धति को भी ठीक तरह से जानना और उपयोग में लाना पड़ता है। अपने कार्यों की जोखिम को कम करने के लिए उसे माल का बीमा कराना पड़ता है। इसलिए उसे इस विषय का भी ज्ञान होना जरूरी है। अपने व्यापार को उसे दूर दूर तक फैलाने के लिए उसे पत्र व्यवहार और विज्ञापन कला का भी उचित ज्ञान होना चाहिए जिसे वह इसे उपयोग में ला सके। वाणिज्य में स्वतंत्र बुद्धि और दृढ़ विश्वास की अत्यंत आवश्यकता है। ईमानदारी द्वारा ही वणिक अपने कार्य की प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसकी बात की सच्चाई उसकी साख को बढ़ाती है जिससे वह आवश्यक पूंजी आसानी से प्राप्त कर लेता है। आगे जानते हैं वाणिज्यवादी नीतियां और व्यापार की प्रकृति। किसी देश में उद्योग धंधों की दशा का उसके वाणिज्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस देश में उद्योग धंधों द्वारा वस्तुओं की उत्पत्ति बराबर बढ़ती रहती है उसका वाणिज्य भी उन्नत दशा में रहता है। किसी देश की वाणिज्य की उन्नति उसके यातायात के साधनों की दशा पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। पहाड़ी देशों में जहां सड़कों का प्रायः अभाव रहता है
वाणिज्य और व्यापार पिछड़ी हुई दशा में रहता है। रेलों के प्रचार और समुद्री जहाज़ों की उन्नति से 20वीं सदी में संसार के अधिकांश देशों में वाणिज्य की वृद्धि में बहुत सहायता मिली है। अब वायुयान द्वारा भी कीमती वस्तुओं का व्यापार होने लगा है। इससे भी वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला है। जब किसी देश में अशांति रहती है तथा चारों ओर डाकुओं का भय बढ़ जाता है, तब उसके वाणिज्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वाणिज्य की उन्नति में एक और बाधा उस आयात कर की होती है। जो कोई देश अपने उद्योग धंधों को दूसरे देशों की प्रतियोगिता से बचाने के लिए कुछ वस्तुओं के आयात पर लगाता है। वाणिज्य में धन प्राप्ति की भावना ही प्रधान रहती है। कभी कभी स्वार्थ की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वणिक लोग वस्तुओं में मिलावट करके बेचते हैं, माल के तौलने में बेईमानी करते हैं और झूठे विज्ञापन देकर अथवा चोर बाजारी करके अपने ग्राहकों को ठगने का प्रयत्न करते हैं। वे इस बात का विचार नहीं करते कि उनके इन प्रयत्नों से दूसरों को क्या हानि होगी। वे अपने कर्तव्य या धर्म का कोई विचार नहीं करते। इसी कारण हमारे वणिक धनवान होने पर भी असंतुष्ट बने रहते हैं और जीवन को शांतिमय नहीं बना पाते। जब वणिक अपने सामने उच्च आदर्श रखेंगे और अपने सब कार्यों में दूसरे के स्वार्थों का उतना ही ध्यान रखेंगे जितना वे अपने स्वार्थों का रखते हैं, तब वाणिज्य भी धनोपार्जन के साथ ही साथ सुख और शांति का भी साधन हो जाएगा। अब जानते हैं क्या है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को इस तरह से संगठित करना था जिससे देश के अंदर दूसरे देशों से सोना और चांदी बराबर अधिक मात्रा में आती रहे। वाणिज्यवाद सरकार द्वारा विदेशी व्यापार की ऐसी नीति निश्चित करना चाहते थे जिससे देश के निर्यात की मात्रा देश के आयात से सदा ही अधिक रहे और दूसरे देश निर्यात की रकम को पूरा करने के लिए सोना बराबर भेजते रहें। बाद में अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने वाणिज्य नीति को नया रूप दिया। इसके अनुसार वणिक समाज और सरकार को विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात दोनों को इस प्रकार से बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे देश में उपयोगी वस्तुओं का बाहुल्य हो जाए और वस्तुओं का अधिक परिमाण में उपयोग करने से देशवासियों के रहन सहन का दर्जा बराबर बढ़ता रहे। लास्ट है भारत में वाणिज्य का इतिहास। भूतकाल में भारत भी वाणिज्य संबंधी कार्यों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। प्राचीन आर्यों की आर्थिक व्यवस्था का पता वैदिक साहित्यों से लगता है। वैदिक काल से ही आर्यों तथा द्रविड़ लोगों ने मिस्र, असीरिया और बेबीलोन से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। ईसा मसीह के सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही भारत में शिल्प और वाणिज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। वणिकों के संघों का उल्लेख उस समय के साहित्यों में मिलता है। उस समय के विदेशी यात्रियों ने यहाँ के उद्योग धंधों और वाणिज्य की बड़ी प्रशंसा की है। भारत ने करीब 3000 वर्षों तक समुद्र पर अपना प्रभुत्व जारी रखा और अपने व्यापार और वाणिज्य की खूब उन्नति की। वह सैकड़ों वर्षों तक संसार का नेता और वाणिज्य का केंद्र बना रहा। उस काल में भारतवासियों ने वाणिज्य में अपने लाभ के साथ ही साथ दूसरों को लाभ पहुंचाने का पूरा ध्यान रखा। मुगल काल में भी भारत के गृह उद्योग उन्नत दशा में थे और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अनेक देशों में यहाँ से तैयार माल जाता था। संसार के कई देश तो केवल भारत के वस्त्रों पर ही निर्भर रहते थे। सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र तैयार करने वाले भारतीय कारीगरों का कौशल संसार में दूर दूर तक फैल गया। वस्त्रों के अतिरिक्त मोती, मूंगा, हाथी दांत, मसाले, सुगंधित
द्रव्य इत्यादि का भी खूब रोजगार होता था। भारत से वाणिज्य द्वारा लाभ उठाने की इच्छा ही यूरोप वासियों को भारत की ओर खींच लाया और उन्होंने व्यापार पर कब्जा करने का पूर्ण प्रयत्न किया।